हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोग का वीएन स्टडी क्लासेस में। आज मैं एक फिर सेट लेकर आया हूं जो कि 20 प्रश्नों का होगा। और एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई, ग्रुप डी, ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 20 प्रश्न जो मैं लाया हूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो इसे देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। पहले हम CO2 का अनुभार निकाल लेंगे। CO2 का अनुभार कितना हो जाएगा। CO2 का अनुभार कार्बन का तो हो जाएगा 12 और प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो हो जाएगा 2 × 16, यानी कि 12 और 32 कितना हो गया 44 ग्राम। ये जो है CO2 का जो है ये अनुभार निकल गया। अब CO2 में कार्बन का अनुभार निकालते हैं। CO2 में कार्बन का अनुभार निकालते हैं। तो CO2 में कार्बन का अनुभार कितना हो जाएगा। कार्बन का कितना होता है 12। तो अब हम निकाल सकते हैं इससे कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो टोटल जो CO2 है वो 44 ग्राम है अनुभार। उसमें से कार्बन की मात्रा जो होती है, कार्बन का अनुभार जो है वो 12 ग्राम है। तो इसका प्रतिशत पूछा है कि टोटल में जो है कार्बन का प्रतिशत मात्रा कितना है। तो टोटल मान लीजिए कि 100 है और यहाँ टोटल कितना है 44 है। और हमको निकालना किसका है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालना है, यानी कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए 12 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से हमको निकल जाएगा 11 × 44 और 3 × 12, यानी कि 300/11 भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 11×2 = 22 और 11×7 = 77.3, यानी कि कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा निकला वो 27.3% निकला, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया कि पहले CO2 यानी टोटल का अनुभार निकाल लिया 44 ग्राम। उसमें से कार्बन का हम जानते हैं कि कार्बन का अनुभार जो होता है वो 12 ग्राम होता है। तो टोटल का ये 12 जो है ये इसका कार्बन का प्रतिशत मात्रा फिर निकाल दिए। तो हमारा आंसर 27.3 आ गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो सूखा बर्फ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सूखा बर्फ के नाम से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। अगला प्रश्न है सूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो देखिए कोशिका जो होता है वो कोशिका विभाजन जो है, कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। कौन कौन। तो एक होता है असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। एक होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो कोशिका को 3 प्रकार से बांटते हैं। एक असूत्री विभाजन जो कि अविकसित सेल में होता है, ये जो अविकसित सेल में होता है वो असूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन जिसे माइटोसिस बोला जाता है, तो यह जो है कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस जो है वो कायिक कोशिका में होता है। और अर्धसूत्री विभाजन जो है वो जनन सेलों में होता है। तो ये जो समसूत्री विभाजन है वो भी 5 चरणों में बांटा गया है। कौन कौन चरण में देखते हैं इसे समसूत्री विभाजन को। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटा जाता है। कौन कौन चरण है। तो पहला हो जाता है अंतरावस्था जिसे बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं इंटरफेज। दूसरा जो फेज होता है वह होता है प्रोफेज, प्रोफेज। तीसरा जो होता है वो होता है मेटाफेज, मेटाफेज। चौथा जो होता है वो होता है एनाफेज, एनाफेज। और पांचवा जो होता है वो होता है टेलीफेज, टेलीफेज।
तो प्रश्न में पूछ रहा है कि समसूत्री विभाजन जो है उसके चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र जो है मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो मध्य में जो है वो मेटाफेज होते हैं। मेटाफेज जो होता है वो मध्यावस्था होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य अवस्था यानी मेटाफेज। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, क्या होते हैं? तो देखिए, आवर्त सारणी में जो है सभी अधातु तत्वों को कहाँ रखा गया है? तो बाईं ओर रखा गया है। जो आवर्त सारणी है उसमें जो है सभी जितने भी अधातु तत्व है उसको दाहिनी ओर रखा गया है, यानी कि इस साइड रखा गया है, दाहिनी ओर। और आवर्त सारणी में जो है कुल 22 अधातु तत्व हैं। अधातु तत्व कितने हैं? अधातु तत्व जो है वो कुल 22 है। कुल 22 है, जिनमें से जो है 11 जो है 11 गैस है और एक जो है वो द्रव है यानी लिक्विड है। और बाकी जो 10 बचा, ये एक लिक्विड है और बाकी जो 10 बचा वो क्या है? ठोस है, यानी कि सॉलिड है। तो अधातु जो होते हैं आवर्त सारणी में दाहिनी ओर होते हैं और कुल जो अधातु है वो 22 है, जिनमें से 11 जो है गैस है, एक जो है लिक्विड है और 10 ठोस है। ब्रोमीन जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये जो लिक्विड अवस्था है यही ब्रोमीन होता है। और एल्युमिनियम, जिंक और सीसा, इसके ऑक्साइड जो होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं। क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है अधातु ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं? तो आमतौर पर यहाँ जो है अम्लीय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? तो इम्प्लांटेशन जो है एक गर्भाशय के लाइनिंग के युग्मनज का जुड़ना इम्प्लांटेशन कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि एक गर्भाशय के लाइनिंग के युग्मनज का जुड़ना इम्प्लांटेशन कहलाता है। देखिए, जब निषेचित अंडा गर्भाशय की दीवार पर ऊतक में खुद को धकेलता है तो इसे इम्प्लांटेशन कहा जाता है। और निषेचित अंडाणु को क्या कहा जाता है? तो युग्मनज कहा जाता है। तो इसमें इम्प्लांटेशन जो है किसकी प्रक्रिया है? इम्प्लांटेशन का हिंदी होता है रोपण। तो यह जो है एक गर्भाशय के लाइनिंग के युग्मनज का जुड़ना इम्प्लांटेशन होता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना होती है? देखिए, इसका पीएच स्तर जो है 6 हो जाएगा। कितना? 6 हो जाएगा, यानी कि अम्लीय हो जाएगा। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस, क्या कह रहा है? नीला, नीला लिटमस जो है वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। नीला से लाल हो रहा है, नीला से लाल हो रहा है। तो मैंने एक ट्रिक बताया था, अनिल, मैंने बताया था अनिल। अम्ल जो है, अ से अम्ल हो गया। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित करता है। तो यहाँ नीला लिटमस पत्र जो है लाल में परिवर्तित कर रहा है, यानी कि कैसा होगा विलयन? तो अम्लीय होगा। विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। तो अम्लीय होगा तो अम्लीय अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। 7 से क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ देखिए 7 से कम कौन है? 6। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एम्फीबियन पौधों को निम्न में से किस समूह में रखा गया है? तो एम्फीबियन पौधों को जो है वो ब्रायोफाइटा समूह में रखा गया है। देखिए, ब्रायोफाइटा समूह को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। इसलिए एम्फीबियन पौधों को ब्रायोफाइटा समूह में रखा गया है। अगला प्रश्न है, एक लेंस में +2.0 डायोप्टर की शक्ति है। लेंस की किस्म और इसकी फोकस लंबाई क्या होगी? यानी लेंस कैसा होगा और इसकी फोकस लंबाई कितनी होगी? तो देखिए, दिया हुआ है प्रश्न में लेंस की क्षमता, क्या दिया हुआ है? लेंस की क्षमता दिया हुआ है, यानी कि पावर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? +20 डायोप्टर दिया हुआ है। +20 डायोप्टर दिया है। और लेंस की क्षमता जो होती है, लेंस की क्षमता
लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? 1/f। एफ जो होगा वो मीटर में होगा। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे लेंस की क्षमता कितना दिया हुआ है 2 और 1/f। तो यहाँ से हम f का मान निकाल लेंगे। f बराबर क्या हो जाएगा? 1/2, यानी कहने का मतलब 0.5। ये प्लस में आया है 0.5, तो प्लस में जो आता है यानी उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होती है, यानी धनात्मक होता है। तो इसमें कौन हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए उत्तल होगा। और कितना होगा? तो 0.5 मीटर होगा। और अवतल अगर आता तो यहाँ माइनस में आता, तो यहाँ प्लस में आया है इसलिए उत्तल है। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कौन सी गैस निकलती है? तो सोडियम हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसको अगर गर्म करते हैं, इसको अगर गर्म किया जाता है तो यह क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस जल बनेगा प्लस CO2 गैस बनेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऑप्शन नंबर बी। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जो है वो क्या कहा जाता है? इसे बेकिंग सोडा कहा जाता है, बेकिंग सोडा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? देखिए गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 12 mv²। तो इसमें क्या है? द्रव्यमान है, मास है और वेग है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है? मास यानी द्रव्यमान और वेग पर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो यह करता है गर्भाशय, ऑप्शन नंबर डी। इसे बोला जाता है क्या अंग्रेजी में? इसे बोलेंगे यूटेरस। क्या बोलेंगे? यूटेरस यानी गर्भाशय। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो देखिए स्क्लेरेन कायमा ऊतक की कोशिकाएं जो है मृत, लंबी, सक्रिय तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। और स्क्लेरेन कायमा ऊतक में जीव द्रव नहीं होता है, इनकी भित्ति जो है लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। तो कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्क्लेरेन कायमा, ऑप्शन नंबर बी। स्क्लेरेन कायमा में जो है लिग्निन पाया जाता है, जिसके कारण जो है पौधे कठोर और मजबूत हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? तो किसी एकल आवृत्ति की आवाज को टोन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। एक प्रसारण केंद्र 71 × 10⁻⁴ हर्ट्ज की आवृत्ति और 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड की गति के साथ तरंगों को प्रसारित करता है। तरंगों का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? देखिए यहाँ पर आवृत्ति दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आवृत्ति दिया हुआ है। आवृत्ति मतलब किसका मान दिया हुआ है? तो एन का मान दिया हुआ है 71 × 10⁻⁴ हर्ट्ज। और क्या दिया हुआ है? वेग दिया हुआ है। वेग का मान भी दिया हुआ है, यानी भी का मान भी दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमको निकालना क्या है? तो तरंगदैर्घ्य निकालना है। तरंगदैर्घ्य बराबर क्या होता है? तो तरंगदैर्घ्य बराबर होता है, तरंगदैर्घ्य यानी कि लेमडा। लेमडा बराबर होता है वेग बटा आवृत्ति, वेग बटा आवृत्ति। तो इसका मान हम रख देंगे, वेग हो गया 3 × 10⁸ और आवृत्ति का मान हो गया 71 × 10⁻⁴। ये ऊपर जाएगा 10⁻⁴, तो क्या होगा? ऊपर में हो जाएगा 3 × 10⁴ हो जाएगा, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा ये वाला, और नीचे बचेगा 71। अब इसमें भागा दीजिए, ऊपर में कितना हो जाएगा 3 पर 40 बटा 71 भागा कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 422.5, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो ये होता है पुंकेसर और स्त्री केसर जो है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो यह जो है एल्युमिनियम जो है वो ठंडे धातु और ठंडे जल और गर्म पानी के साथ जो है प्रतिक्रिया नहीं करती है। देखिए एल्युमिनियम हो गया या फिर लोहा हो गया या फिर जिंक हो गया, यह सब धातुएं जो है भाप के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। ये सब जो है वो भाप से अभिक्रिया करेगा। किससे? भाप से अभिक्रिया करेगा। भाप से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड और सॉरी धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। और मैग्नीशियम जो है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। और पोटेशियम जो है सोडियम जैसी, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब धातुएं जो है ठंडे जल के साथ तीव्रता से जो है अभिक्रिया करता है। कौन कौन? तो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब जो है पोटेशियम सोडियम ये सब तीव्रता से जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। अगला प्रश्न है, पीएच मान में 7 से 14 में की हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो यह करेगा ऑप्शन नंबर डी, OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि। अगर 7 से 14 में वृद्धि होता है पीएच मान में तो यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो यह जो है प्लाज्मा, यह जो प्लाज्मा है वो विशेष रंग के साथ चमकता है फ्लोरेंस ट्यूब में। फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होता है उसमें गैस की प्रकृति के आधार पर यह जो है चमकता है प्लाज्मा। और नियॉन जो होता है, नियॉन विसर्जन लैंपों और ट्यूबों तथा प्रतिदीप्ति बल्बों में भरी जाती है, जिसको विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें क्या भरा जाता है? नियॉन। यानी प्रचार प्रसार के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है बल्ब, उसमें जो है नियॉन गैस भरा जाता है। और आर्गन गैस को कहाँ भरा जाता है? तो विद्युत विद्युत बल्ब का तंतु जो सुरक्षित रखने के लिए होता है, इसलिए आर्गन गैस को विद्युत बल्ब में भरा जाता है। और हीलियम जो है वायु के टायरों में भरा जाता है। और द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग जो है प्रणोदक के रूप में किया जाता है। तो इसमें जो है कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकेगा? तो प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं? तो देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो धातु ऑक्साइड है जो कि अम्लों के साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं। यह जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड या अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? तो लवण और जल बनाता है। यह दोनों से अभिक्रिया करके यानी कि क्षार से भी और अम्ल से भी प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो लवण बनाएगा और जल बनाता है। जैसे कि जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कांच हो गया, टीन हो गया, ये सभी जो है वो ऑक्साइड, ये ऑक्साइड जो है वो उभयधर्मी होते हैं, यानी कि एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब हुआ है उभयधर्मी, जो कि धातु ऑक्साइड है और यह अम्ल और क्षार के दोनों के साथ प्रतिक्रिया करता है। अगला प्रश्न है, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होते हैं? तो देखिए अंडाशय जो है यह फल में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय फल में परिवर्तित होगा। और वर्तिकाग्र और वर्तिका ये दोनों जो है, वर्तिकाग्र और वर्तिका, ये निषेचन के बाद ये दोनों मुरझा जाते हैं। जैसे ही निषेचन हुआ उसके बाद ये क्या होंगे? तो ये मुरझा जाते हैं। और बीजाणु जो है, ये बीजाणु जो है ये एक बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? डी, बीजाणु जो है वो बीज में परिवर्तित होता है। तो ये रहा आज का 20 सवाल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।